हेलो दोस्तों। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के बीच रेस क्लासेस की ओर से स्टैटिक्स जीके का क्लास लेकर आया हूँ। अभी हाल ही में बहुत सारे न्यू वैकेंसी एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें बहुत सारे नए वैकेंसी जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एसएससी जीडी और भी बिहार अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये सारे एग्जामों में स्टैटिक्स जीके एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसलिए हम अपने तरफ से आपको स्टैटिक्स जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शास्त्रीय नृत्य आज हम सब डिस्कस करेंगे। चलते हैं शास्त्रीय नृत्य की ओर। शास्त्रीय नृत्य, आपने शास्त्रीय नृत्य के बारे में बहुत सारे एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो देखे होंगे कि क्वेश्चंस बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। शास्त्रीय नृत्य से शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य शास्त्रों में पाए मतलब शास्त्रीय नृत्य जो है वो हर स्टेट के अलग अलग शास्त्रीय नृत्य होते हैं। जितने भी स्टेट है भारत में तो उसको अलग से मान्यता दिया जाता है। किसी किसी स्टेट के नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है। जैसे भारत में कुल 28-29 राज्य हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 8 है। पूरे भारत में सिर्फ 8 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है। मतलब कि भारत में कुछ शास्त्र हैं, जैसे ये 3 शास्त्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये तीनों शास्त्रों में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मैंने एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखा था कि शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, और ऑप्शन में था शास्त्र। तो सीधा सा ये लाइन आप याद करोगे और एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है। सीधा सा आंसर शास्त्रों में होता है। इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है। ये तो आपको भी पता होगा कि जब भी कोई डांस होता है, किसी भी डांस में, सिर्फ शास्त्रीय नृत्य नहीं, कोई भी नृत्य आप जब करते हो तो उसे लयबद्ध तरीके से ही किया जाता है। कोई भी नृत्य आप जब करोगे तो उसे लयबद्ध तरीके से ही किया जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। आपको जैसे भारतनाट्यम होता है तो ये एक एक स्टेप ऐसे करके चलता है। तो ये नृत्य जो भी होता है ये स्टेप वाइज स्टेप, इसी को लयबद्ध तरीके से कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ये क्वेश्चंस मतलब आप एसएससी के हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। हर साल ये क्वेश्चंस पूछा गया है। हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में आपको, किसी किसी एग्जाम में तो 3-3, 4-4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। हम जो भी पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य में उसको कोशिश करेंगे कि हम क्लास में ही याद करते चले, क्योंकि आजकल लोगों के पास कंपटीशन इतना है कि टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक जो है हम क्लास में ही याद करते हुए चले। अब इसके स्रोत देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य के जो स्रोत है वो मुख्य स्रोत क्या क्या है। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद कहा जाता है। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। इसके तीन स्रोत हैं। एक संगीत रत्नाकर, अभिनय दर्पण। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव है। अभिनय दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर है। नाट्यशास्त्र और पंचम वेद, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचम वेद के लेखक कौन है, तो भरत मुनि। ये नाट्यशास्त्र और पंचम वेद दोनों एक ही है, लेकिन एग्जाम में कहीं किसी किसी एग्जाम में इसे नाट्यशास्त्र लिखता है और किसी किसी एग्जाम में इसे पंचम वेद लिखता है। ज़्यादातर एग्जाम में इसे नाट्यशास्त्र ही कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पंचम वेद भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। ये इम्पोर्टेंट तो ये दोनों भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला है। तो हम तीनों पढ़ के चलेंगे, लेकिन याद तीनों को रखने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि, संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव, अभिनय दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक उदय शंकर को कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आधुनिक मतलब अभी के समय में जो डांस लोग करते हैं, नए नए डांस जो अभी चल रहा है,
जो मतलब डीजे वाला डांस समझ लीजिए कि अभी के डांस के जो लेखक हैं, जो जनक कहा जाता है, वो उदय शंकर को कहा जाता है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 1971 में। उदय शंकर को 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए इस स्पेक्ट्रम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में। शरीर का लयबद्ध पैटर्न से संचालन होता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नाट्यशास्त्र और पंचम वेद के लेखक भरत मुनि। संगीत रत्नाकार सारंगदेव। अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक उदय शंकर को कहा जाता है और उदय शंकर को पद्म विभूषण 1971 में मिला था। चलते हैं आगे की ओर। वर्तमान भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। ऐसे तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे 9 भी माना है, लेकिन हमें पढ़ना तो 9 है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। वर्तमान भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक और सत्रिया। यही 8 जो है वो मेन रूप से जो शास्त्रीय नृत्य है वो भारत के हैं। लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है वह छऊ है। छऊ छऊ सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। पर एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो यही आते हैं कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट का है, हम ये देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों जो है वो केरल। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा। कथक उत्तर भारत। सत्रिया असम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा। कथक उत्तर भारत और सत्रिया असम। कथक, इसको ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखे, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बच्चे तो याद कर लेते हैं कि कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और एग्जाम में जाते हैं क्वेश्चन आता है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या कथक किस राज्य से संबंधित है, और ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है ही नहीं। बच्चे कंफ्यूज, बच्चे कहने लगते हैं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, या ऑप्शन नहीं दिए गए हैं सही सही। तो ऐसा नहीं है। कथक सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे उत्तर भारत का है। इसमें राजस्थान भी आते हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा, अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है तो राजस्थान ऑप्शन में जरूर होगा। उत्तर प्रदेश या राजस्थान दोनों। तो अब से हम क्या याद करेंगे कि कथक उत्तर भारत का है, ना कि उत्तर प्रदेश का है। याद करते हुए चलेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर भारत, सत्रिया असम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल। याद हमें कैसे रखना है, जैसे मणिपुरी और ओडिसी, इन दोनों के तो नाम में इसका आंसर है। मणिपुरी में मणिपुर, ओडिसी में ओडिशा। ये दो, मतलब ये दो तो याद हो गया। अब मोहिनीअट्टम और कथकली, इन दोनों का केरल है, यानी एक याद करेंगे तो दो खत्म, तो दो दो
4 खत्म। अब याद कितने करने हैं? सिर्फ 4। कुचिपुड़ी, एक आपको याद करना है भरतनाट्यम तमिलनाडु, इसको आपको एक बार पढ़ना है 2 बार तो याद हो जाएगा, 5 हो गए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कच्ची है पूड़ी, क्यों कि अंधे हो क्या, मतलब अंधे हो इसलिए कच्ची पूड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कच्ची पूड़ी अंधा। कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधा ही खाएगा, जिसको आंख होगे वो तो कच्ची पूड़ी खाएगा नहीं। तो कच्ची पूड़ी अंधे, इसलिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 6 याद हो गए, बचे कथक और सत्रिया। कथक आपको मैंने अभी बताया उत्तर भारत, और सत्रिया असम। असम जो है, सत्रिया जो है, सत्रिया सबसे सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है वो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ये हाल ही में खोजा गया है। इसे इसके खोज करता, इसके जो जनक है, सत्रिया के जनक वह शंकर देव। सत्रिया के जनक शंकर देव को कहा जाता है। हम आगे जब सत्रिया पढ़ेंगे तब हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। इस सत्रिया के जनक शंकर देव को कहा जाता है। भरतनाट्यम जो है यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं आगे की ओर। देखिए अभी हम आपको बताए थे, नोट देख लीजिएगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छऊ भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य है। हम अभी आपको बताए थे कि भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन वो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। ऐसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो हमें 8 ही टिक करना है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तब हमें 9 को टिक करना है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने 9 शास्त्रीय नृत्य को 9 को दर्जा दिया है शास्त्रीय नृत्य का, जो कि 9वां कौन सा है? छऊ। छऊ 3 प्रकार के होते हैं। छऊ नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, ये तीनों छऊ के प्रकार हैं। ये तीनों अलग अलग, मतलब हर स्टेट में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, इसीलिए इसे अलग अलग प्रकार में लिखा गया है। देखिए मयूरभंज छऊ, ये जो है मयूरभंज छऊ उड़ीसा में फेमस है। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया जो है वह पश्चिम बंगाल में फेमस है। सरायकेला छऊ, यह जो है झारखंड में फेमस है। छऊ के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ। मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, सरायकेला छऊ झारखंड। इसमें तो मयूरभंज छऊ एक तो याद रखना है कि मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। पुरुलिया, प से पुरुलिया और प से पश्चिम बंगाल। प से पुरुलिया, प से पश्चिम बंगाल। 2 याद करने, इसमें आपको एक याद करना है। आप कोई एक याद कर लीजिए। जैसे जैसे आप मयूरभंज छऊ याद कर लिए कि मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा का है, आपको एक याद हो गया मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। दूसरा आपको पुरुलिया, पुरुलिया प से पुरुलिया और प से पश्चिम बंगाल, नाम से पता चल जाएगा कि मयूरभंज छऊ आप उड़ीसा का याद किए हैं, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का ही हो जाएगा। तो जो बचा वो एक झारखंड का हो जाएगा। 3 ही है, एक याद कीजिएगा, तीनों खत्म। मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया प से पुरुलिया, प से पश्चिम बंगाल, सरायकेला छऊ झारखंड। तीनों एक याद कीजिएगा, तीनों याद। आगे चलते हैं। छऊ नृत्य को छऊ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। मुखौटा नृत्य मतलब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब छऊ नृत्य किया जाता है ना, तो उस पर चेहरे पे एक मुखौटा यानी मास्क पहना जाता है। मास्क पहन के किया जाने वाला नृत्य है छऊ। तो जो मास्क पहन के करते हैं, जो चेहरे पे जो मास्क होता है, सारे लोग इस पहन के रखते हैं, इसीलिए इसे मुखौटा नृत्य भी कहा गया है। छऊ नृत्य को छऊ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। इस लाइन को देखिए, आप याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का।
मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। हम लिख देते हैं साइड में। मयूरभंज मयूरभंज शैली में सॉरी मुखौटा मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में बहुत पूछे जाने लगे, क्योंकि क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन है। बच्चे पढ़ कर जाते हैं कि छऊ नृत्य को मुखौटा नृत्य कहा जाता है, तो इसका क्योंकि इसमें मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है इसलिए इसे मुखौटा नृत्य कहा जाता है। तो सारे बच्चे तो पढ़ के याद कर लेते हैं कि मुखौटा नृत्य है इसलिए इसमें मुखौटा पहना जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस नृत्य में छऊ के किस शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उन्हें तो लगता है कि छऊ में तो मुखौटा का उपयोग होता ही है, तो छऊ के किसी भी शैली में सब सारे शैली में उपयोग होगा। लेकिन यही बच्चे यही गलती करते हैं और यही गलती करके चले आते हैं एग्जाम में, कि वो तो पढ़ के जाते हैं सही और एग्जाम में खा जाते हैं धोखा। इसीलिए ये स्पेशल लाइन मैंने लिखा है कि मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। सारे शैली में उपयोग होता है मुखौटा का, लेकिन एक मयूरभंज शैली है जिसमें मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। मयूरभंज शैली कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। इसमें मुखौटा का उपयोग नहीं होता। इस लाइन को आप याद रखिएगा। देखिए, छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया है। मतलब छऊ नृत्य जो है वो हमारे विश्व विरासत जो है यूनेस्को का अमूर्त धरोहर सूची, उसमें भी शामिल हो गया है। इसे 2010 में मान्यता मिला था छऊ नृत्य को। तभी से संस्कृति मंत्रालय ने इसे हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको दिया था। छऊ नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में एक और गुजरात का गरबा को भी शामिल किया गया है। तो भारत के बहुत सारे डांस है जिसे यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए, हम पढ़ते हैं अपना पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। आपको रट लेना है बिल्कुल 8 और नृत्य। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मतलब आप ये 8 मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, ये 1 या 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। आप इसको पढ़ के जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 90% क्वेश्चन यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम टू सेम पॉइंट वाइज एकदम सेम टू सेम लड़ जाएंगे 90% क्वेश्चन। 100% तो कहीं नहीं लड़ता है। 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, सिर्फ ये 2 क्लास से, किसी भी एग्जाम में, 1 डे एग्जाम में। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम के भी 3 प्रमुख शैली है। अभी छऊ नृत्य के 3 प्रकार थे, वैसे ही भरतनाट्यम के 3 शैली है। कौन कौन से? तंजौर शैली, कांजीपुरम शैली, पंडलूर शैली। ये तीनों इसके शैली है, यानी टाइप। अभी बताए थे कि सब अपना अपना करने का जिसका वो मतलब प्रकार होते हैं, वही प्रकार है ये। तंजौर शैली, कांजीपुरम शैली, पंडलूर शैली। चलिए हम आपको पहले बताते हैं भरतनाट्यम का मतलब क्या होता है। भरत भरतनाट्यम बना कैसे है? भरत प्लस नाट्यम। भरत प्लस नाट्यम से हुआ है भरतनाट्यम। इसका मतलब क्या होता है? नाट्यम का मतलब तो आपको पता है, नृत्य होता है। नाट्यम का मतलब
नृत्य होता है। भरत का मतलब क्या होता है? भरत का मतलब होता है भ, भ से भाव, र, र से राग, और त, त से ताल। भरत का मतलब भ से भाव, र से राग और त से ताल, और नाट्यम का मतलब नृत्य, यानी भरतनाट्यम का यही पूरा फुल फॉर्म है हमारा संधि विच्छेद भरत प्लस नाट्यम। भरत का मतलब भ से भाव, र से राग और त से ताल, और नाट्यम का मतलब तो आपको पता ही है कि नृत्य होता है। भरतनाट्यम को दासी अट्टम या सादी अट्टम कहा। भरतनाट्यम नृत्य जो है पहले मतलब राजाओं जब अभी तो हमारा इलेक्शन का टाइम है, पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे जिनके यहाँ दरबार लगा करता था, तो दरबार में किया जाने वाला नृत्य था। जो दासियां हैं वो राजा के सामने दरबार में किए ये नृत्य करके राजा के सामने प्रस्तुत करती थी भरतनाट्यम, इसलिए इसे दासी अट्टम कहा जाता था, क्योंकि दासियां नृत्य करती थी इसलिए दासी अट्टम या सादी अट्टम भी कहा जाता है इसे। और भरतनाट्यम मंदिरों में किया जाने वाला भी नृत्य है, लेकिन इसको दासी अट्टम या सादी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं बहुत सारे एग्जाम में कि दासी अट्टम का संबंध किससे है, सादी अट्टम का संबंध किससे है, तो सीधा सीधा आंसर होगा भरतनाट्यम से। दासी अट्टम का संबंध भरतनाट्यम से, या सादी अट्टम का संबंध भरतनाट्यम से। ये अभी हम आपको बताए थे यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। पहले लाइन पे भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि सबसे पहले यही खोजा गया था। सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया सत्रिया। सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया सत्रिया। इसकी शुरुआत अल्लाह रिपू और अंत तिल्लाना से होता है। मतलब हर डांस का एक अपना वो होता है स्टार्ट, जैसे किसी डांस में आप हाथ जोड़कर स्टार्ट करते हैं और झुक कर अंत करते हैं, तो वैसे ही भरतनाट्यम का जो स्टार्ट है जो भी हो उसको अल्लाह रिपू कहा जाता है। यह तमिल भाषा का लैंग्वेज है, इसलिए यह इसको अल्लाह जो भरतनाट्यम स्टार्ट होता है वह अल्लाह रिपू से होता है, और जो इसका अंत होता है वह तिल्लाना से होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत बार या मतलब कि भरतनाट्यम से क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब आप हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक जरूर आपको मिलेगा, और एक शिफ्ट में नहीं अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरीके से इसे पूछा रहता है कि अल्लाह रिपू का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से। तिलाना का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से। या फिर पूछ देगा कि भरतनाट्यम का जो शुरुआत होता है वो किस चीज़ से होता है, और ऑप्शन में आपको अल्लाह रिपू दिखेगा। या अंत किससे होता है, तो तिल्लाना से। याद रखना है भरतनाट्यम का शुरुआत अल्लाह रिपू और अंत तिल्लाना से होता है। इसका उल्लेख अभिनय दर्पण में मिलता है। हम अभी आपको शुरू में बताए थे कि शास्त्रीय नृत्य जो है उसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। अभिनय दर्पण भी एक शास्त्र है जहाँ से हमें भरतनाट्यम का उल्लेख, भरतनाट्यम मिला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि भरतनाट्यम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अभिनय दर्पण से। या फिर एग्जाम में आएगा कि अभिनय दर्पण का संबंध किसमें है, तो भरतनाट्यम से। या अभिनय दर्पण भरतनाट्यम का उल्लेख किस बुक ग्रंथ से मिला है, तो अभिनय दर्पण से। इसमें 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनाई जाती है। देखिए ये फोटो, ये भरतनाट्यम करती हुई महिला है। इस फोटो में ये जो महिला का हाथ है इस पे आप फोकस कीजिए, इस महिला के हाथ पे। इसमें 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनी हुई है। महिला कुछ इस प्रकार करके 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनाती है। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि 3 उंगलियों से ओम की आकृति किस नृत्य में बनाई जाती है, तो भरतनाट्यम में। किसमें, भरतनाट्यम में। 3 उंगलियों से ओम की आकृति किस नृत्य में बनाई जाती है, तो भरतनाट्यम में। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनाई जाती है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसके कलाकार वगैरह देखेंगे। देखिए एक आहार शैली का संबंध भरतनाट्यम से है। एक आहार शैली का संबंध भरतनाट्यम से है। एक आहार शैली का, अब आप सोच रहे होंगे कि एक आहार शैली है क्या।
एक हार शैली का मतलब है, अभी हम आपको फोटो दिखाए थे, हम फिर से आपको दिखाते हैं। एक हार शैली का मतलब है कि एक ही व्यक्ति, जैसे ये महिला है, ये एक ही अकेले है ना, अकेले डांस कर रही है। तो एक हार शैली जो है, इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति एक हार शैली, एक हार शैली का जो मतलब है, एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति अकेले नृत्य में सारे स्टेप, सारे स्टेप को प्रदर्शित करता है। एक हार शैली का मतलब यही है कि एक ही व्यक्ति सारे स्टेप को प्रदर्शित करता है। यानी भरतनाट्यम जब डांस जब होता है, तो जो एक अकेला व्यक्ति होता है वही सारे स्टेप को फॉलो करता है, उसमें अलग अलग लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो अकेले किया जाने वाला नृत्य है। और ये पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल के, जो एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चंस आया था। हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट, सारे एग्जाम जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के हम ये पीडीएफ तैयार किए और आपको इससे बता रहे हैं। एक हार शैली का संबंध भरतनाट्यम से है, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था कि एक हार शैली का संबंध किस नृत्य से है, और ऑप्शन में भरतनाट्यम था। और बहुत सारे क्या, मुझे लगता है 99% बच्चों ने गलत किया होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि कोई पढ़ा ही नहीं था। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया। आप यूट्यूब पे भी ढूंढिएगा तो बहुत कम टीचर ने इसे अभी पढ़ाया है। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में विकसित किया गया। थिएटर कला का मतलब होता है कि जैसे एक रंगमंच बना होता है और उस पे लोग नृत्य करते हैं, और बाहर बाहर उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो देखते हैं उसको, उसे थिएटर कला कहते हैं। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी को भी आप थिएटर कहते हैं। मूवी कहाँ देखने जाते हैं? थिएटर में। वहाँ क्या होता है, सामने मूवी चल रहा होता है और लोग बैठे होते हैं और देखते हैं। वैसे ही थिएटर होता है कि जहाँ भरतनाट्यम को थिएटर कला के रूप में विकसित किया गया था, कि भरतनाट्यम प्रदर्शित होता है और वहाँ सामने लोग बैठ के उसे देखते हैं। तो भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है जिसे थिएटर कला के रूप में विकसित किया गया है। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। मतलब कि VVI, आप इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये दोनों नाम तो आप मतलब कि रट लो, जितना रट सकते हो। भरतनाट्यम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला नाम है कि ई कृष्णा अय्यर का संबंध किससे है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एकदम रट लो, ये दोनों नामों को। हम इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल। अब हम इसके भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार जो हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती माला, सोनल मानसिंह, अल्लरमेल बल्ली, नर्तकी नटराज और मिलरानी साराभाई। देखिए ये सारे नाम जो है, ये मतलब इम्पोर्टेंट नेम है भरतनाट्यम में। है तो बहुत और भी जो लोग जो भरतनाट्यम से संबंधित है, लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, मैंने सिर्फ उनको रखा है। बाकी आप, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा संबंधित कलाकार उनके बारे में डीप से, तब मैं इस सारे सारे कलाकारों को लिखाऊंगा। अभी जो है इम्पोर्टेंट सिर्फ मैंने उन्हीं का नाम लिखा है। इसमें सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह जो है ये सबसे सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में
पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण सोनल मानसिंह को ही दिया गया था। इन्हें 2003 में पद्म विभूषण मिला था, जो कि सबसे कम, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला कौन है, तो सोनल मानसिंह। एकमात्र ट्रांसजेंडर, एकमात्र नर्तकी जो ट्रांसजेंडर है वो है नर्तकी नटराज, जो किस नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। या फिर इस तरह से पूछता है कि एकमात्र महिला ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। अब हम दूसरे नृत्य की ओर बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी। अभी हम आपको बताए थे कच्ची है पूड़ी, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, अंधा। तो कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंख वाले कच्ची पूड़ी थोड़ी खाएंगे, कच्ची पूड़ी तो अंधे ही खाएंगे, तो कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचैला ग्राम से हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कृष्णा जिला, और उसी के कुचैला ग्राम से कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। इसे मटका नृत्य भी कहा जाता है। इस फोटो में नहीं है, मैं दूसरा फोटो आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा। मटका नृत्य का मतलब है कि इसमें जो ये स्त्री नृत्य करती है, ये अपने सर पे, ये अपने सर पे, देखिए हमको चित्र बनाना तो नहीं आता है लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। एक मटका रखकर नृत्य करती है, और इसे इसे वो सर पे रख के और नृत्य किया जाता है, और इसको वो हैंडल किया जाता है ताकि ये गिरे नहीं, इसीलिए इसको मटका नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मटका नृत्य। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मटका नृत्य किससे संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से। मटका नृत्य का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से। यह जलचित्र का संबंध कुचिपुड़ी से है। जलचित्र नृत्य का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। जलचित्र नृत्य का संबंध मतलब इसमें जो है पैरों के दोनों, जो उसके पैर होते हैं नर्तकी के, इनके जो पैर होते हैं, ये अपने पैरों से फर्श पे कोई आकृति बनाती है। एक थाल होता है जिसके थाल पे दोनों, हमारे पैर आपको दिख नहीं रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको बताता कि जो एक थाल होता है जिसके दोनों सिरे कोने पे अपना अंगूठा फंसा के, और इसमें पानी होता है, इसमें अंगूठा डुबाते हैं और पानी से भिंगा के, और फिर एक आकृति का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे जलचित्र नृत्य कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जलचित्र नृत्य का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से। इसे थाल नृत्य भी कहते हैं। अभी हम आपको बताएं कि एक थाल होता है जिसपे नर्तकी खड़ी होती है और अपने अंगूठे से एक चित्र बनाती है, इसीलिए इसे जलचित्र और इसीलिए इसे थाल नृत्य भी कहा जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत का उपयोग होता है। देखिए, संगीत भारत में दो तरह के हैं, एक कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत, और दूसरा है हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत, ये जो कर्नाटक संगीत है ये साउथ साइड में ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, और हिंदुस्तानी संगीत का उपयोग उत्तर भारत में किया जाता है। उत्तर भारत में जितने भी नृत्य है उसमें हिंदुस्तानी संगीत का उपयोग किया जाता है, और दक्षिण भारत में सारे में कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। भामाकलापम नृत्य का आधार कुचिपुड़ी है। भामाकलापम एक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, वहाँ का एक लोकल डांस है जिसकी उत्पत्ति कुचिपुड़ी नृत्य से हुई है। इस वजह से एग्जाम, अब तो एग्जाम वालों ने एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ से कि भामाकलापम का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से। या फिर कुचिपुड़ी से उत्पन्न हुआ नृत्य कौन सा है, तो भामाकलापम। या फिर भामाकलापम का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है। चलिए एक बार हम चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम एक साथ सबको रिवाइज करेंगे। अब हम कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार पढ़ लेते हैं।
यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, अर्पणा सतीशन और शोभा नायडू। ये सारे जो हैं ये इसके इम्पोर्टेंट हैं, जो पहले ही बताए। इसमें और भी सारे बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कलाकार है वो मैं यहाँ पे 6 रखे हैं। बाकी हम आपको वहीं बताएंगे जब हम स्पेशल इसका क्लास लेंगे, कलाकार का, फेमस आर्टिस्ट। जब फेमस आर्टिस्ट का क्लास हम लेंगे उस टाइम आपको और भी लोगों का नाम बताएंगे और उनको कब पद्म विभूषण कब पद्म भूषण दिया गया है, सब वहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम सबके नाम याद रख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए और आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है, जैसे आ जाए क्वेश्चन में ये 2 नाम, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, नाम याद रखिए और टाइटल रेड्डी। रेड्डी आ गया, अगर किसी भी नाम के आगे रेड्डी लगा हुआ आ गया टाइटल और पूछे कि किस नृत्य से संबंधित है, तो आंख मूंद के हमें कुचिपुड़ी टिक कर देना है। जब भी किसी भी नाम, कोई भी नाम हो, ABCDF कोई भी नाम हो और टाइटल रेड्डी नजर आए तो तुरंत हमें कुचिपुड़ी टिक कर देना है। 99% केस में हमारा ये सही जाएगा, 1% ही चांस है कि गलत जाएगा। तो जब भी कोई भी एग्जाम में रेड्डी अगर किसी का टाइटल हो और पूछे कि किस नृत्य से संबंधित है, तो हमें कुचिपुड़ी टिक कर देना है। बाकी याद तो हमें सारे नाम करने हैं, लेकिन एक बचने का वो कि जैसे एक टॉपिक होना चाहिए ना कि एग्जाम में अगर आया और उस टाइम हमें नहीं पता तो क्या करना है, छोड़ना तो एग्जाम में क्वेश्चन चाहिए नहीं। तो इस वजह से एक याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में कहीं रेड्डी दिखे तो नहीं याद है, अगर याद है तब तो आप टिक कर ही दोगे, अगर नहीं याद है तो वो पक्का, ये याद रखिएगा कि वो पक्का कुचिपुड़ी का ही होगा। बाकी ये सारे नाम है कुचिपुड़ी से कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, अर्पणा सतीशन और शोभा नायडू। अब हम अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला नृत्य क्या है, ओडिसी। ओडिसी, ओडिसी नृत्य कहाँ किया जाता है, सबसे आसान है, सबको याद हो गया होगा पहले ही पेज पे, ओडिशा में। ओडिसी नृत्य कहाँ किया जाता है, ओडिशा में। नाम में ही इसका आंसर है। जब भी क्वेश्चन पूछे ओडिसी नृत्य कहाँ किया जाता है तो उड़ीसा में। इसकी शुरुआत उड़ीसा के मंदिरों से हुई थी। जब हम आपको त्यौहार पढ़ाएंगे ना तब इसके बारे में अच्छे से बताएंगे कि उड़ीसा में एक फेमस त्यौहार है जगन्नाथ रथ यात्रा। वहाँ पे हर साल एक रथ यात्रा निकाला जाता है, रथ यात्रा, जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये नृत्य भी भगवान जगन्नाथ के लिए ही किया जाता है। ओडिसी नृत्य जो है ये भी भगवान जगन्नाथ को ही समर्पित है, उन्हीं के आराधना में यह नृत्य किया जाता है। जब हम फेस्टिवल पढ़ाएंगे तब आपको जगन्नाथ यात्रा के बारे में पूरा डिटेल में उसको बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि उड़ीसा में एक नृत्य है रथ यात्रा, एक त्यौहार है रथ यात्रा जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और ये नृत्य जो उड़ीसी नृत्य है ये भी भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसका प्रारंभिक साक्ष्य उदयगिरी की गुफा से मिला था। मतलब अब किसी भी चीज़ का जब खोज होता है तो वो पहले कहीं कहीं से मिलता ही है ना। जैसे हम अभी आपको बताया था कि भरतनाट्यम को किस बुक से लिया गया था, वैसे ही ये है। इसका जो साक्ष्य है सबसे पहली बार इसको जो है वो उदयगिरी की गुफा में इसके साक्ष्य को ढूंढा गया था। कहाँ से ढूंढा गया था, उदयगिरी की गुफा से। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ की आराधना से जुड़ा है। हम अभी आपको बताए थे कि उड़ीसा में एक त्यौहार होता है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा वही भगवान, वो रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के लिए निकाला जाता है और वही भगवान जगन्नाथ से की आराधना में उड़ीसी नृत्य को किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा इसकी प्रचलित शैली है। देखिए त्रिभंग मुद्रा क्या होता है, देखिए इनको देख रहे हैं आप, नजर आ रहा होगा ये त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा का मतलब है कि अपने शरीर के 3 अंग को एक बार में नृत्य में लाना त्रिभंग मुद्रा कहलाता है। जैसे इसके हाथ, इनके गर्दन और इनके घुटने तीनों, देखिए तीनों एक साथ चल रहे हैं, हाथ, गर्दन और घुटना तीनों एक साथ। जब तीनों हाथ, गर्दन और घुटना
मेरा तो पैर आपको दिख नहीं रहा, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं, यही देखिए आप, हाथ, गर्दन और घुटना, ये तीनों एक साथ नृत्य में प्रयोग किए जाते हैं, तब उसी उसी को त्रिभंग त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं कि त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस नृत्य से है। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस नृत्य से है, तो सीधा सीधा आंसर उड़ीसी। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस नृत्य से है, तो उड़ीसी। यह अत्यंत कोमल और भावनात्मक नृत्य है। कोमल मतलब कि यह धीरे धीरे किया जाने वाला नृत्य है, प्रचंड नृत्य नहीं है जो कि बहुत तेज तेज में, जैसे कथक वगैरह होते हैं ना, वो भरतनाट्यम वगैरह, ये थोड़ा फास्ट किया जाने वाला नृत्य है। लेकिन ये जो है बहुत कोमल और भावनात्मक है। भावनात्मक, कोमल मतलब ये बहुत धीरे 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 स्लोली 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 किया जाने वाला नृत्य है। लेकिन और भावनात्मक का मतलब हुआ कि यह नृत्य जब किया जाता है तो ये, जैसे गाने, कोई भी नृत्य होता है तो उसके पीछे जो ट्यून बजते हैं उसको फेस पे लोग बोलते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन ये जो है उड़ीसी नृत्य जो है, इसमें भावनात्मक नृत्य है, इसमें गुनगुनाते, फेस का सिर्फ रिएक्शन दिया जाता है, वो अपने फेस से एक रिएक्शन देते हैं, इसीलिए इसे भावनात्मक कहा गया है। वह चेहरे के भाव से पता चलता है कि वो स्टेप, उसका अपने चेहरे पे हर स्टेप के लिए वो एक अलग अलग भाव अपने चेहरे पे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसे भावनात्मक नृत्य कहा गया है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय केलुचरण महापात्रा को जाता है। ये नाम आप रट लो, मतलब कि 10 बार 20 बार, जितना बार रटना पड़े उतना बार रट लो। अगर आप आज कोई एग्जाम में बैठने जा रहे हो और उसके सारे एग्जाम के क्वेश्चंस आप निकाल लेना, हर दिन, हर दिन मतलब अगर कोई एग्जाम 30 दिन में समाप्त हो रहा है तो उसके 15 दिन ये क्वेश्चन ये नाम जरूर आपको देखने मिलेगा एग्जाम में, केलुचरण महापात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उड़ीसी नृत्य के लिए, केलुचरण महापात्रा। उड़ीसी नृत्य के जनक है केलुचरण महापात्रा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में तो मैंने हर साल ये क्वेश्चन देखा है, हर साल, कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है, तो उड़ीसी नृत्य से। हम उड़ीसी नृत्य के प्रमुख कलाकार को देखते हैं। देखिए यहाँ भी एक चीज हम आपको बताते हैं, महापात्र। महापात्र, ये टाइटल, ये टाइटल आप रट लो, याद कर लो। महापात्र कि एग्जाम में, मतलब अगर आपको याद नहीं हो, एनी केस अगर याद है तब तो आप टिक कर दोगे, अगर याद नहीं है, किसी भी एग्जाम में अगर आपको ये टाइटल दिख जाए, किसी भी नाम के आगे, किसी भी नाम के आगे ये टाइटल दिख जाए तो आपको ओडिसी नृत्य आंख मूंद के टिक कर देना है, क्योंकि 99% केस में ये आपका सही होगा। कोई भी महापात्र, केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, एनीथिंग, कोई भी महापात्र वहां आएगा तो वो उड़ीसी नृत्य से ही संबंधित होगा 100%। तो आपका एक बिना नहीं भी याद हुआ तो 99% उम्मीद रहेगा कि ये क्वेश्चन आपको सही भी होगा। इसलिए आप एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में और उसका नाम किसी भी नृत्य से पूछा गया हो और उसका टाइटल में महापात्र दिया हो तो हमें ओडिसी नृत्य टिक कर देना है। तो अब सारे कलाकार का नाम देख लेते हैं। केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, सोनल मानसिंह, गुरु पंकज चरण दास और कुमकुम मेहंती। देखिए सोनल मानसिंह यहाँ भी है, हम अभी आपको भरतनाट्यम में बताए थे सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है वो 2 नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी। और एक इसके इनके बारे में हम एक चीज़ और आपको बताए थे कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला सोनल मानसिंह। और ये कितने नृत्य से संबंधित है, 2 नृत्य से। कौन कौन से, भरतनाट्यम और ओडिसी। जो ऐसे कलाकार है जो 2 नृत्य से संबंधित है वो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं, मोहिनी अट्टम।
मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। ये स्त्री को आप गौर से देखिए, जो मोहिनी अट्टम नृत्य करते हुए आपको दिख रही है। देखिए, हम इसके बारे में आपको एक कहानी बताते हैं। आप सुने होंगे, दादा आपके दादा दादी कोई भी एक कहानी या मम्मी पापा कहानी आपको बताए होंगे भस्मासुर के बारे में, कि पहले एक भस्मासुर था जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वो शिव का पूजा किया करता था। वो घोर तपस्या करके शिव को प्रकट किया था और शिव से एक वरदान मांगा था कि हे शिव, मुझे ऐसा वरदान दो कि हम जिसके सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने भस्मासुर से खुश होकर उसे वरदान दे दिया था। तो भस्मासुर ने बोला था कि भगवान, आपने मुझे वरदान तो दिया है, अब पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भगवान ने बोला तुम चेक कर लो। तो भस्मासुर भगवान शिव के ही सर पे हाथ रख के चेक करना चाहता था और भगवान शिव डर के भागने लगे थे और भस्मासुर उनका पीछा कर रहा था। तभी भगवान शिव भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से बोले कि आप ही कुछ कीजिए, भस्मासुर हमको भस्म करना चाहता है। तभी भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप लेके, जो स्त्री का रूप बनाया था उन्होंने, वो मोहिनी का रूप बनाया था। इसीलिए इसे जब से मोहिनी अट्टम, वो नृत्य उन्होंने स्त्री का रूप लिया और नृत्य करते करते इतना मोहिनी नृत्य स्त्री का रूप लिया कि भस्मासुर उनको देखकर मोहित हो गया और उनको देखकर वो जैसा जैसा नृत्य कर रहे थे वो भी करने लगा और वैसे ही अपने सर पे हाथ रख के वो भस्म हो गया था। तभी से इस नृत्य का नाम मोहिनी अट्टम रखा गया है। पता चल गया कि मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी अट्टम क्यों है। और एक चीज और आपको पता चला कि यह नृत्य स्टार्ट किसने किया था? भगवान विष्णु ने। इसलिए यह नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान विष्णु से। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस भगवान से है या किस हिंदू देवता से है, तो भगवान विष्णु से। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह हम अभी आपको बताया कि भगवान विष्णु स्त्री मोहिनी का रूप लेकर यह नृत्य किए थे, इसलिए यह नृत्य जब भी होता है तो सिर्फ महिलाएं करती है, पुरुष नहीं करते हैं। और इसमें सफेद साड़ी पहना जाता है। देख रहे हैं, ये महिला सफेद साड़ी पहनी हुई है। इसमें सफेद साड़ी, इसमें श्वेत वस्त्र पहना जाता है। इसमें एक पॉइंट नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूँ उस, और आपको फोटो में दिख भी रहा होगा कि उस श्वेत वस्त्र के साथ साथ उस श्वेत वस्त्र में गोल्डन पट्टी लगा होता है। गोल्डन पट्टी लगा होता है। ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि कोई और ड्रेस में ये डांस कर लिया जाएगा। ये अनिवार्य है, ये हमेशा श्वेत वस्त्र में ही किया जाएगा और जो श्वेत वस्त्र होगा उसमें गोल्डन पट्टी लगा होगा। इसका संबंध भगवान विष्णु से। हम अभी आपको बताए थे कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर यह नृत्य किया था, इसलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम हुआ। तो इसका संबंध किससे होगा? भगवान विष्णु से। इसका उल्लेख व्यवहार माला ग्रंथ में मिलता है। शुरू में ही बताए थे हम कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उसका उल्लेख शास्त्रों में ही मिलता है। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? व्यवहार माला ग्रंथ में मिलता है। व्यवहार माला के लेखक नारायणन है। मतलब इस पॉइंट को आप रट जाइए, जितना बार रटना पड़े उतना बार रट जाइए। ऐसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम क्लास में ही याद करवा दें, लेकिन आप जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि व्यवहार माला के लेखक कौन है, तो नारायणन। व्यवहार माला के लेखक कौन है? नारायणन। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला मोहिनी अट्टम से अगर कोई क्वेश्चन है तो यही है ये। और इनका संबंध किस भगवान से है? मोहिनी अट्टम की जननी कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है, तो कल्याणी अम्मा को। इनका नाम और है कल्याणी कट्टी अम्मा, लेकिन आप इतना याद रखिए कल्याणी अम्मा एग्जाम में आप ये जरूर आएगा। मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? कल्याणी अम्मा को। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके प्रमुख कलाकार, इसके मोहिनी अट्टम के। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य था? केरल का। इसके प्रमुख कलाकार कनक रेले, जयप्रभा मेनन, हेमा मालिनी,
श्रीदेवी सुंदर नायर। आपने हेमा मालिनी श्रीदेवी को सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, आपको इनके बारे में नहीं पता होगा कि ये नर्तकी भी हैं, और वो भी शास्त्रीय नृत्य की। हेमा मालिनी और श्रीदेवी ये दोनों किसके आंसर है? मोहिनीअट्टम के। अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं हम। कथक। हम आपको पहले ही बताए थे कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत। उत्तर भारत। ज्यादातर एग्जाम में उत्तर प्रदेश ही होता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जामों में स्टूडेंट को फंसाने के लिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना दे करके राजस्थान ऑप्शन में दे देता है, इसलिए हम सिर्फ उत्तर प्रदेश ना याद रख के उत्तर भारत याद रखेंगे। कथक का अर्थ कथिका या कथा होता है। कथक मतलब इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, यह कथावाचकों का नृत्य है। देखिए लिखा नहीं, हम लिख देते हैं। कथक जो है यह कथावाचक का नृत्य है। जब यह नृत्य जब भी किया जाता है ना, तो कथा के द्वारा किया जाता है, मतलब कथा करते हैं एक लोग और दूसरा नृत्य करता है, इसलिए इसे कथावाचक का नृत्य कहा जाता है। और ये हाल ही के एग्जाम में ये सेम लाइन आया था कि कथावाचक का नृत्य किसे कहा जाता है। ये शायद एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि कथावाचक का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक नृत्य से। और इसीलिए हम यह पॉइंट इसे कथक या कथिका, कथक का अर्थ कथिका या कथा होता है, मतलब पूछ दिया कि कथा का संबंध किससे है, तो कथक से। कथिका का संबंध किससे है, तो कथक से। इसमें पुरुष धोती पहनते हैं और महिला साड़ी या लहंगा। महिला का तो फोटो नहीं है, पुरुष देखिए आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, जो कि धोती कुर्ता पहने हुए हैं, और इनके पैर को आप देखिएगा गौर से, इसमें आपको घुंघरू नजर आ रहा होगा। इसमें घुंघरू पहनना अनिवार्य, देखिए इसमें पैरों में घुंघरू पहनते हैं, यह अनिवार्य है। इसमें पैरों में घुंघरू पहना जाता है, देखिए आपको घुंघरू दिख रहा होगा यहाँ पे, इनके पैरों में घुंघरू पहना हुआ है। यह हमें जो भी पुरुष है वो हमेशा कुर्ता, धोती या पैजामा, महिला साड़ी या लहंगा पहनेंगी। इसमें मुस्लिम संस्कृति की झलक होती है। पहले ये क्वेश्चन नहीं आते थे एग्जाम में, लेकिन अभी के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है कि उसमें क्वेश्चन आया था वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति का झलक है, तो वह कथक नृत्य है। कथक नृत्य में मुस्लिम संस्कृति की झलक देखी जाती है। कथक हम इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया जाता था। हम शुरू में ही बताए थे कि शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत, और दूसरा हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटक संगीत का उपयोग किधर होता है? साउथ में। और इसका उपयोग किधर होता है? नॉर्थ में। इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उपयोग होता है। कथक किस साइड कहाँ का है? उत्तर भारत का है, इसलिए यहाँ हिंदुस्तानी संगीत का उपयोग होता है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद और बिंदादिन महाराज को जाता है। ये पॉइंट आप लिख लो अपने दिमाग में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद और बिंदादिन महाराज को जाता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कथक नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, तो कालका प्रसाद, बिंदादिन महाराज। हमेशा एग्जाम में दोनों नहीं दिया होगा, सिर्फ किसी किसी एग्जाम में सिर्फ कालका प्रसाद दे देगा, या किसी किसी एग्जाम में सिर्फ बिंदादिन महाराज दे देगा, या फिर ऐसे दे देगा कि ऑप्शन ए में कालका प्रसाद दे दिया, ऑप्शन बी में या सी में बिंदादिन महाराज दे दिया, और एक ऑप्शन दे देगा ए और बी दोनों। तो दोनों याद रखना है, कालका प्रसाद और बिंदादिन महाराज दोनों मिलकर इसे पुनर्जीवित किए थे। ठुमरी का संबंध कथक नृत्य से है। ठुमरी एक नृत्य है जो कि जिसका उत्पत्ति भी कथक नृत्य से हुआ है, इसलिए इसे कथक नृत्य इस एग्जाम में पूछ देता है कभी कभार कि ठुमरी का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक नृत्य से। या कथक से कौन संबंधित है और ऑप्शन में ठुमरी मिल जाएगा तो भी आपको ठुमरी टिक कर देना है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है
नई दिल्ली। हम आपको पहले भी एक और बताए थे जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली था, वो शास्त्रीय संगीत का था। और यह राष्ट्रीय सिर्फ कथक नृत्य का है। शास्त्रीय का संगीत का जो था वो हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली था, और कथक नृत्य का संस्थान का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुआ है? 1964 में। अब इसके प्रमुख कथक नृत्य में घराना भी बहुत बार पूछे जाते हैं। और से नृत्य में घराना नहीं होता है, लेकिन यह उत्तर भारत का नृत्य है, इसमें घराना होते हैं और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रामगढ़ घराना, ये 4 घराना जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। घराना तो और भी बहुत सारे हैं, जब हम आपको घराना पढ़ाएंगे, एक स्पेशल टॉपिक क्लास लेकर हम आएंगे घराना। जब घराना का स्पेशल क्लास लेकर आएंगे तब हम आपको उसमें सारे घराना पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है कथक नृत्य से के नज़रिए से ये 4 इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जयपुर घराना, इसके जो खोजकर्ता है यानी डिस्कवर्ड किया गया है ये श्री भानु महाराज के द्वारा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जयपुर घराना के खोजकर्ता कौन है, तो श्री भानु महाराज। लखनऊ घराना, लखनऊ घराना के खोजकर्ता कौन है, तो ईश्वरी प्रसाद। बनारस घराना, बनारस घराना के खोजकर्ता कौन है, जानकी प्रसाद। रामगढ़ घराना, रामगढ़ घराना के खोजकर्ता कौन है, राजा चक्रधर सिंह। जयपुर घराना श्री भानु महाराज, लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद, बनारस घराना जानकी प्रसाद, रामगढ़ घराना राजा चक्रधर सिंह। इसके प्रमुख कलाकार को देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, रोहिणी भाटे, लक्षू महाराज, शोभना नारायण और जानकी प्रसाद। ये 7 इसके मेन आर्टिस्ट है। और भी इसके बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन ये 7 मेन है। इसमें भी हम आपको एक चीज़ बताते हैं, याद रख लीजिएगा, टाइटल महाराज। महाराज, महाराज आपको जहां देखने को मिले, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है और किसी भी नाम से पूछा है कि इस नाम का व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है और उसके टाइटल में महाराज दिख जाए, तो आपको कथक नृत्य टिक कर देना है आंख मूंद के। 100% तो नहीं, लेकिन 90% केस में ये क्वेश्चन सही जाएगा। 99% चांस है कि ये क्वेश्चन सही जाएगा। जहां भी टाइटल में महाराज दिखे आपको कथक नृत्य टिक करके आगे बढ़ जाना है। हम ये आज का क्लास यहीं ख़त्म है, आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। हम एक बार आपको शुरू से रिवाइज करवा देते हैं 5 मिनट में सारा क्लास। शास्त्रीय नृत्य से 5 मिनट में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है। इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है। देखिए इसमें सारा जो पीडीएफ है ना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, हम कल आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको ये सारा पीडीएफ और इसमें हम जो 1-2 पॉइंट्स जो छूटे हुए जो हम हाथ से नोट किए थे उसको भी हम पीपीटी में एडिट करके और उसमें ग्रुप में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्लास में नोट करने का आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है। इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न से संचालन होता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके सोर्स हम आपको बताए थे, 3 सोर्स हैं, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर और अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि, संगीत रत्नाकर सारंग देव, अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर। ये नोट पॉइंट याद रखिएगा कि अभी जो आजकल के जो नृत्य हो रहे हैं उसके जनक उदय शंकर को कहा जाता है और उन्हें पद्म विभूषण 1971 में दिया गया था। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ को माना गया है। वो सिर्फ संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ही 9वां संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9वां शास्त्रीय नृत्य हमारा छऊ है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल। मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।
कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधा। आंख वाला कच्ची पूड़ी नहीं खाएगा, इसलिए कच्ची पूड़ी। आंध्र प्रदेश। ओडिसी, ओडिशा। कथक, उत्तर भारत। सत्रिया, असम। देखिए अभी हम बताए थे ये नौमा सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार नौमा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ। हम सारे जो भी पढ़ाएंगे हम आपको उसको क्लास में ही याद करवाने का कोशिश करेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। छऊ के 3 प्रकार है, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ। हम आपको बताए थे सिर्फ एक याद करना है, मयूरभंज छऊ। कहाँ का है? उड़ीसा का। मयूरभंज छऊ आप याद कर लिए, उड़ीसा का। इसके बाद पुरुलिया, प से पुरुलिया, प से पश्चिम बंगाल। प से पुरुलिया, प से पश्चिम बंगाल। एक उड़ीसा का, एक पश्चिम बंगाल का, तो जो बचा वो झारखंड का। सरायकेला छऊ, झारखंड। छऊ नृत्य को छऊ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। अभी आपको बताया कि इसमें मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे मुखौटा नृत्य कहते हैं। और आप इस लाइन को भी याद रखिएगा कि मयूरभंज छौली में मुखौटा का उपयोग नहीं किया जाता है। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 में। अब हम आते हैं भरतनाट्यम, जो पहला नृत्य था भरतनाट्यम। इसके 3 प्रकार हैं, तंजौर शैली, कांजीपुरम शैली और पंडलूर शैली। भरतनाट्यम को दासी अट्टम या सादी अट्टम कहते हैं। दासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए इसे दासी अट्टम कहते हैं। यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि सबसे पहले भरतनाट्यम का ही खोज किया गया था। इसकी शुरुआत अल्लाह रिपु और अंत तिल्लाना से होता है। इसका उल्लेख अभिनय दर्पण में मिलता है और इसे 3 अंगुलियों की ओम की आकृति बनाई जाती है। इसमें 3 अंगुलियों से ओम की आकृति बनाई जाती है। एक हार शैली का संबंध भरतनाट्यम से, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। एक हार शैली का संबंध भरतनाट्यम से है। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में प्रदर्शित किया गया वो भी भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडोल को दिया जाता है, और ये उनके कुछ प्रमुख कलाकार है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। कुचिपुड़ी अभी बताए थे, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? अंधा। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचैला ग्राम से हुआ था। इसे मटका नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाएं इस सर पे मटका रखकर यह नृत्य को करती है, इसलिए इसे मटका नृत्य भी कहा जाता है। इसे जलचित्र नृत्य से संबंधित है। अभी हम आपको बताए थे कि इसमें एक थाल होता है जिसपे महिला खड़ी होकर नृत्य करती है, इसलिए इसे जलचित्र और थाल नृत्य भी कहते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है, साउथ में कर्नाटक और नॉर्थ में हिंदुस्तानी संगीत। भामाकलापम नृत्य का आधार कुचिपुड़ी है। इसके प्रमुख कलाकार आप देख लीजिएगा। उड़ीसी, उड़ीसी नृत्य के बारे में अभी हम आपको बताएं, यह उड़ीसा के मंदिरों से प्रचलित हुआ था। यह भगवान जगन्नाथ के आराधना में किया जाता है। इसका साक्ष्य उदयगिरी गुफा से मिला था। त्रिभंग मुद्रा, ये रहा त्रिभंग मुद्रा। एक साथ शरीर के 3 अंग से किया जाता है, इसलिए इसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। त्रिभंग मुद्रा का प्रचलन किससे है? उड़ीसी से। यह अत्यंत कोमल और भावनात्मक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे किया जाता है, इसलिए इसे कोमल कहा जाता है। और इसमें डांस के साथ इसके चेहरे पर एक्सप्रेशन लाया जाता है, इसलिए इसे भावनात्मक नृत्य कहा जाता है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय केलुचरण महापात्र को जाता है। और इससे संबंधित लोग आप याद कर लीजिएगा, मैंने बताया था जो महापात्र जिसके टाइटल होंगे वो सारे कहाँ से किससे संबंधित होंगे? वो सारे उड़ीसी से संबंधित होंगे। मोहिनी अट्टम हम बताए थे भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर यह नृत्य किया था, इसलिए इसे मोहिनी अट्टम कहा गया। और यह किस राज्य का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह श्वेत वस्त्र में किया जाता है और उसमें गोल्डन पट्टी लगा होता है। यह इसका संबंध भगवान विष्णु से है। इसका उल्लेख व्यवहार माला ग्रंथ में होता है, और व्यवहार माला के लेखक नारायणन है। बताया था मैंने, VVI, इसको नोट कर लीजिएगा। मोहिनी अट्टम की जननी कल्याणी कट्टी अम्मा को कहा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार है जो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और ये आज का लास्ट नृत्य जो है कथक। कथक का अर्थ कर्थिका और कथा, यह कथावाचक, इसे कथावाचक का नृत्य भी कहा जाता है। इसमें पुरुष धोती पहनते हैं और महिला साड़ी या लहंगा। इसमें पैरों में घुंघरू पहनना अनिवार्य है। यहाँ देख लीजिए पैरों में घुंघरू। यह मुस्लिम, इसमें नया क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें मुस्लिम संस्कृति की झलक पाई जाती है। इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रयोग होता है, क्योंकि यह नॉर्थ का डांस है। हम अभी आपको बताए थे उत्तर भारत में। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद और बिंदादिन महाराज को जाता है। ठुमरी का संबंध कथक नृत्य से है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में किया गया था। और ये इसके कुछ प्रमुख घराना है जो
जयपुर घराना, इसके खोजकर्ता श्री भानु महाराज। लखनऊ घराना, ईश्वरी प्रसाद। बनारस घराना, जानकी प्रसाद और रामगढ़ घराना, राजा चक्रधर सिंह। और इससे प्रमुख कलाकार है जो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी का जो बचे हुए शास्त्रीय नृत्य है उसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। हम आपको हर क्लास में ही ऐसे ही अंत के 5 मिनट रिवाइज करके आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जुड़ा रहिएगा और रेस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।